नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं द बम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला एक कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन राजनेताओं से जिनके संघर्ष की गवाही उस शहर का चप्पा चप्पा देता है। उनके संघर्ष की गवाही उस शहर के लोग देते हैं। तो आइए आज वैसी ही एक शख्सियत जिन्होंने अपने समय में खूब मेहनत की और आज एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पर लोगों को एक राह दिखाते हैं। और इस बार नवलगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से विधायक का चुनाव भी लड़ा, लेकिन कई कारण होते हैं चुनाव में हार और जीत। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार और जीत। कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन हार न मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूं। एक बार के चेयरमैन रहे और वर्तमान में चुनाव लड़ा राजकुमार शर्मा के सामने, विक्रम जाखल के सामने, गुलाब नबी आजाद जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय। सर, मेरा नाम है गुलाम नबी आजाद, नवलगढ़ का रहने वाला हूँ। पोदार कॉलेज में मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1969 में बीकॉम किया था और उससे पहले मैं पोदार कॉलेज के अंदर फुटबॉल का बहुत बढ़िया प्लेयर रहा हूँ जी। फुटबॉल में खेला हुआ है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो शुरू से ही मेरी राजनीति के अंदर कॉलेज लाइफ से ही मेरी ख्वाहिश थी। तो वो बचपन की ख्वाहिश अब जाके बुढ़ापे तक मैं उसी को बिल्कुल बाखूबी से ईमानदारी से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानता था। चौधरी चरण सिंह के गुजरने के बाद में मैंने बीएसपी ज्वाइन की थी सन 1988 के अंदर जी। और चौधरी चरण सिंह के साथ मैं कम से कम भी व्यक्तिगत भी मिला हुआ हूँ, पर्सनली भी मिला हुआ हूँ। चौधरी चरण सिंह जैसा मेरे को नेता बहुत कम मिलते हैं। मैंने मेरी लाइफ में सिर्फ दो ही नेता जाने हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह, दूसरा काशीराम जी। अपन बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो चौधरी चरण सिंह शायद 1-1.5 साल के लिए ही देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके फैसले अटल थे और आज भी उनके नाम की चर्चा होती है। अपन बात करें सर आपके वर्तमान समय में आपके चुनावों की रणनीति की। वर्तमान में आपके चुनावों की रणनीति क्या थी? वर्तमान से पहले मैं थोड़ी सी आपको मेरी भूमिका बता देता हूँ कि मैंने जब से चौधरी चरण सिंह का साथ छोड़ा था, थोड़ा नहीं वो गुजर गए थे जी। लोकदल खत्म होने के बाद में मैंने 88 में बीएसपी ज्वाइन की थी और काशीराम जी के कहने के मुताबिक, काशीराम जी का मैं पक्का अनुयायी हूँ, तो काशीराम जी के कहने के मुताबिक मैंने सीकर जिला और झुंझुनू जिला दोनों से लोकसभा के चुनाव भी लड़े। पहला चुनाव मैंने 96 में लड़ा, दूसरा चुनाव मैंने 2004 में सीकर से लड़ा, तीसरा लोकसभा चुनाव मैंने 2014 में लड़ा सीकर से। और मेरी बच्ची रही सबानो, उसने भी एक साथ ही 2014 में झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वो चुनाव लड़ने के बाद में हम काशीराम जी कहने के मुताबिक पहला चुनाव बताने के लिए, दूसरा जताने के लिए, तीसरा हराने के लिए, चौथा चुनाव जीतने के लिए। तो नवलगढ़ की जनता ने मेरी ईमानदारी के मुताबिक जब ये डायरेक्ट चुनाव हुए थे 10 के अंदर नगर पालिका में, उसमें मेरे बच्चे रही सबानो, उसको मैंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिलवाया और वो 108 मतों से विजय रही, कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा कर। आपने बसपा ही क्यों ज्वाइन की? बसपा मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मैं संविधान में बहुत बड़ा यकीन करता हूँ, बाबा साहब को अनुयायी मानता हूँ। और मैंने बसपा इसलिए ज्वाइन की कि हम महापुरुषों को मानने वाले आदमी है। जितने भी महापुरुष बहुजन समाज में है, उन महापुरुषों ने देश के अंदर एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिसमें छुआछूत, गैर बराबरी, इसके सब के खिलाफ थे। साहू जी महाराज, पेरियार साहब, ये सब साहू महाराज थे। और ये अपने डॉक्टर अम्बेडकर साहब, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई, इनका मैं अनुयायी हूँ। तो मैं 88 में ज्वाइन करने के बाद में मैं हालांकि मैं मुस्लिम जाति का हूँ, मगर जितना मैं मेरे महापुरुषों को मानता हूँ, उनके समाज के लोग भी उनको उतना नहीं मानते, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। ये अपन बात करें, आपने कहा कि बसपा है जो महापुरुषों को मानती है, तो क्या कांग्रेस भाजपा महापुरुषों को नहीं मानते? कांग्रेस भाजपा महापुरुषों को नहीं मानते। कैसे कह सकते हो आप? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमने कैडर के अंदर बिल्कुल किया था कि शुरू में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो सब लोगों ने मिलकर के मुल्क को आजाद करवाया था। उसमें भगत सिंह भी थे, शहीद भी हुए थे, जितने भी लोग शहीद हुए उन सब की मेहनत थी। और उस वक्त महात्मा गांधी जी थे ने, महात्मा गांधी जी ने भी काफी संघर्ष किया था। मगर बाबा साहब ने जो किताब लिखी है, उस किताब के अंदर बाबा साहब ने कहा था कि उसने वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में, पूरा पैक्ट हुआ था, सारी बातें मेरी पढ़ी हुई जी। तो कांग्रेस की तो बाबा साहब की कही, तो आप कांग्रेस के कभी 54 के मेंबर भी मत बनना। कांग्रेस शुरू से ही
बेईमानी पार्टी और मंडवादी पार्टी के साथ रहती थी, और राष्ट्र वाले बीजेपी का भाजपा का। तो सब 1925 के अंदर RSS की स्थापना हुई, और बाबा साहब ने 1924 के अंदर 1 साल पहले समता सैनिक दल की स्थापना की थी। तो जिस समता सैनिक दल की स्थापना की, उसके अनुयायी कमजोर थे, वो लोग तो धीरे धीरे खत्म हो गए। और हेडगवार ने जिस पार्टी की स्थापना की 1925, वो धीरे धीरे दो सीट से आज वो पूरे मुल्क के अंदर राज कर रहे हैं। ऐसे नहीं लगता जैसे अपन खेती कृषि वाले क्षेत्रों से आते हैं तो एक अमरबेल का नाम लिया जाता है, वो चारों तरफ पूरे सब कुछ जकड़ लेती है। तो अब यूं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले समय में पूरे देश को अपने चंगुल में जकड़ लेगी, और इसके कोई नुकसान भी होंगे। आपको लगता है कोई नुकसान होगा ऐसा? मेरे को बहुत बड़ा नुकसान लगता दिख रहा है। जैसे मैंने कभी कांग्रेस में किसी लीडर की वो नहीं की प्रशंसा, मैं राहुल गांधी की प्रशंसा भी जरूर करता हूँ कि उसने पूरे मुल्क के अंदर एक मुहिम चला करके, और जो बीजेपी वाले जो नेता जिसमें राहुल का ये है ना अपना अडवाणी, ये क्या नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आपका ये होम मिनिस्टर क्या नाम, अमित शाह, ये दोनों नेता ने देश को आज इस गलत के अंदर ला दिया कि नफरत फैला दी है। तो नफरत जितनी फैलाई है उसका विरोध करने वाला राहुल गांधी है। उसने पूरे मुल्क के अंदर पद यात्रा निकाल करके लोगों को समझाया कि मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए, नफरत की दुकान खत्म होना चाहिए। मगर हमारे समाज के अंदर, हमारा मतलब 85% जो लोग हैं, बाबा साहब ने कहा था कि 85% जब तक एक साथ में हो जाएंगे तब तक तुम इस मुल्क में हुक्मरान नहीं बन सकते हो। मगर 85% को ये लोग धार्मिक उन्माद में फंसा करके, अपनी झूठे बातें बता करके, धार्मिक उन्माद में फंसा करके सबको गुमराह बना रखा है। देश का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, और ये विनाश ये दोबारा मंडवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि हेडगवार की भी इच्छा है कि इस मुल्क के अंदर मंडवादी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसकी पालना ये लोग कर रहे हैं। हालांकि इनके सपने पूरे नहीं होंगे। अभी पूरे मुल्क के अंदर लोग शिक्षित भी हो गए हैं, बाबा साहब को मानने वाले भी हो गए हैं, काशीराम जी को मानने वाले भी हो गए हैं, और भी नौजवान बच्चे वो मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो नौजवान बच्चे जो पढ़ के नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले सब समझ गए हैं कि ये जो बीजेपी पार्टी है ये सिर्फ नफरत करती है और धर्म का उन्माद फैला करके राज हासिल करता है। धर्म के नाम पर ज्यादा लंबी राजनीति चलने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि 2024 के अंदर जो चुनाव हो गए उसमें इनका बंटाधार हो जाएगा। ये आपने कहा राहुल गांधी ने एक मुहिम चलाई कि मोहब्बत की दुकान खोलने की। कहीं उनकी नाम मोहब्बत की दुकान था और कहीं वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? जो डूबती हुई नैया जा रही है, कांग्रेस जैसे गर्त में जा रही है लगातार, देखें तो क्या उसको बचाने की मुहिम थी या देश को बचाने की मुहिम थी? वो हकीकत बात यह है कि देश को बचाने की मुहिम थी। राहुल गांधी बड़ा ईमानदार, सच्चा और नेक इंसान है। जो बात मन पे आती है वो बात कह देता है, और सच बात ठीक है, उसको टाइम लग सकता है, मगर आने वाले समय के अंदर सच्ची बात की ही विजय होती है। और अब जो ये इंडिया गठबंधन बन रहा है, अगर ये मजबूती से बन जाएगा तो बीजेपी की ताकत नहीं है कि दोबारा वो राज में आ सकते हैं। आपने इंडिया गठबंधन का नाम लिया, इंडिया गठबंधन में तो अभी फूट नजर आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो उनके पास प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। अभी जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो सस्पेंड कर रहे हैं 100 एमपी को सस्पेंड किया था, पार्लियामेंट में अभी जो सस्पेंशन चल रहा नहीं है, इससे इंडिया गठबंधन वालों को सबक हासिल करना चाहिए कि ये किसी के भी नहीं है और ये बिल्कुल बुद्धिजीवी लोग हैं। मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर के इनका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तभी इन पाखंडवादियों से ये छुटकारा पा सकते हैं। पिछले कुछ समय में हम सभी लोग ने, पूरे देश ने देखा कि धार्मिक वैमनस्यता जो है लोगों में, धार्मिक धर्म के नाम पर एक दूरियां बनाई जा रही हैं। उसको आप कहाँ तक सही मानते हो? आपको लगता है, पहले तो ये पूछूं कि धार्मिक वैमनस्यता हो रही है? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। अभी बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही टारगेट है। ये जो मुगल बादशाह लोग हुए थे उनकी बात तो करते हैं, जितना जुल्म अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पे किया है, इन लोगों ने कभी भी अंग्रेजों का नाम नहीं लेते हैं। ये सिर्फ पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी मस्जिदें, पुरानी कोई इमारतें, मुगल बादशाहों का नाम लेते हैं, जबकि वो उनसे हमारा इस देश से कोई लेना देना नहीं है। वो एक आक्रांता थे, आए थे, चले गए। हिंदुस्तान के अंदर सन 722 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो हिंदुस्तान के अंदर अक्सर मुसलमान तो कन्वर्टेड है, दे ऑल आर कन्वर्टेड फ्रॉम द शूद्र एंड अदर कास्ट। तो ये जो है ना, ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। ये धार्मिक उन्माद है,
जी हमारे ओबीसी वाले एससी वाले लोग समझ जाएंगे ना। अभी जो संविधान पे चोट कर रहे हैं तो जो 85% लोग समझ गए, उसमें नाई धोबी तेली छिपी मनिया शेड्यूल कास्ट आदिवासी ये सब लोग समझ गए हैं। अब आदिवासी भी समझ गए हैं, आदिवासी भी समझ गए हैं ये धार्मिक अनुवाद ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जी, अब अपन बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी तो बांटने का ही काम कर रही है। जैसे कि अपन देखें तो कांग्रेस का एक वोट बैंक है जो आप ही का समाज है, मुस्लिम समाज जो है वो मोस्टली देखा जाए तो कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है। तो कहीं ना कहीं जो ये शुरुआत है वो कांग्रेस ने तो नहीं की, जो धर्म की राजनीति की है। जैसे कांग्रेस का वोट बैंक है मुस्लिम समाज, वैसे ही ये कांग्रेस को आप इसका जिम्मेदार नहीं मानते धर्म की राजनीति में? कांग्रेस को मैं जिम्मेदार तो जरूर मानता हूँ। इसमें कांग्रेस की भी गलती रही है कि जितना फायदा मुस्लिम समाज को देना चाहिए था एससी समाज को, एससी समाज जो संविधान के मुताबिक बाबा साहब दिला कर चले गए थे जी। मगर मुसलमान अक्सर आजादी के बाद में कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे। उस वक्त अदर पार्टी नहीं थी। चौधरी चरण सिंह के गुजरने के बाद में चौधरी चरण सिंह के हयाती के अंदर ये जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी बनी, वो क्षेत्रीय पार्टी ही कांग्रेस को कमजोर करती रही क्योंकि जो सारी पार्टियां थी वो कांग्रेस से टूट कर ही बनी हुई है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वो काशीराम के जितने भी चले थे वो करीब सारे मुख्यमंत्री अपने अलग अलग होकर के पूरा देश का फायदा नहीं कर सकते हैं। अगर इस धार्मिक अनुवाद को और बीजेपी की झूठ बात को सही करनी है तो हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो जिस तरह हमारे नवलगढ़ के अंदर एक घटना घटी ना, हमारा जो राजकुमार भाई साहब जो आ रहे हैं, इस तरह की मुझे लगता है कि ज़्यादा समय तक कोई झूठी बात चलने वाली नहीं होती। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपका क्या मूव होगा? आप क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल लाने वाले हैं, ऐसी कोई चीज़ लाने वाले हैं जिससे आपकी पार्टी चर्चाओं में आए, आपका नाम चर्चाओं में आए, या फिर समाज के जो वासिंदे हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनको फायदा हो, ऐसी कोई मुहिम वगैरह चलाने वाले हैं? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हमारा जो मुस्लिम समाज है ये बहुजन समाज पार्टी को कम समझता है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग अनपढ़ लोग रहते हैं, वो काफ़ी समझते नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ गए हैं, वो तो बाबा साहब को भी समझ गए, काशीराम जी को भी समझ गए और बहन जी को भी समझ गए, मगर उनकी मजबूरियाँ होती है। जब चुनाव होते हैं तो इसको हराओ, इसको जिताओ, इसको हराओ, इसको जिताओ में मुसलमान लगा पड़ा है। जिस दिन पूरे मुल्क का मुसलमान समझ जाएगा कि बाबा साहब ने जो कहा था कि अगर आपको इस मुल्क का राजनीतिक चेंज करनी है तो इस मुल्क की हुक्मरान बन जाओ। जब तक मुस्लिम समाज जितना साथ दिया कांग्रेस का, उतना साथ अगर बहुजन समाज पार्टी का साथ देते तो राजस्थान के पूरे मुल्क के अंदर बहुजन समाज और ये जो जिसको अल्पसंख्यक बोलते हैं उसमें सभी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय इनका ही होगा। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी तो वंशवाद की राजनीति करती है जैसे कांग्रेस करती है, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो मायावती जी ने अपने भतीजे को कमान संभला दी अपनी पार्टी की, तो ये वंशवाद ही तो हुआ। क्योंकि काशीराम जी ने जब पार्टी की कमान संभालने की बात आई तो मायावती जी को संभलाई थी, जो एक अलग ही परिवार से आती थी। उन्होंने वंशवाद की राजनीति को तोड़ा था और मायावती जी ने ये वंशवाद की राजनीति की वापस से शुरुआत कर दी बहुजन समाज पार्टी में। तो ये आपकी पार्टी की कमी नहीं है? मैं इसमें पार्टी की कमी बताऊं तो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं बताऊं तो फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो काशीराम जी का वो नारा याद है कि काशी राम तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम जगाई। काशीराम ने पूरे मुल्क के अंदर संघर्ष करके सूती हुई कौम को जगाई है और कौम को राज की ख्वाहिश पैदा कर दिया। मगर बहन जी जब से मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो वो अपने हिसाब से उसने राजनीति की है। जो पार्टी का मुखिया होता है वो अपने हिसाब से राजनीति करता है, वो सही करती है गलत करती है तो पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है उसको उसकी बात माननी पड़ती जी। ये थे हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद, जो एक वरिष्ठ नेता है नवलगढ़ के, और इनको काफ़ी अनुभव है राजनीति के, नवलगढ़ की राजनीति के। नवलगढ़ की राजनीति को ये बखूबी समझते हैं, नवलगढ़ की राजनीति के ये एक जाने माने चेहरे भी हैं। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं द बम्बार्ड और मैं आपका साथी कपिल, और मेरे साथ है कैमरामैन सुनील दैया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य नेता के साथ। आज के लिए धन्यवाद।